आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टेक ऑफ से प्लेन की क्रैश होने तक एयर इंडिया फ्लाइट किए वो 34 सेकंड, जिसके बाद चली गई 260 लोगों की जान। डोभाल ने पाक को घेरा, कहा सबूत दो कि भारत को नुकसान हुआ वरना चुप रहो। कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली में बड़ा हादसा, वेलकम इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर बोले अशोक गहलोत, कहा 1 महीने में 2 करोड़ लोगों का सर्वे मजाक है। ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम, ना माने खामनेई तो अमेरिका इजराइल मचाएंगे तबाही। अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। एयर इंडिया ने रिपोर्ट को लेकर कहा है कि वे अभी तक कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यह हादसा इतना भयानक था कि फ्लाइट में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने के महज 34 सेकंड में क्रैश हो गई थी। हादसे में कुल 260 लोग मारे गए थे। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है, और ये अगर पहले भी हो चुका हो और हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में। बोइंग की एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया है कि अपने आप ही फ्यूल टैंक से पेट्रोल जाता है, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जाता है, वो अपने आप बंद हो गया दोनों इंजन में। अब कॉकपिट रिकॉर्डर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे ये पता चल रहा है कि कैप्टन, जो सीनियर कैप्टन, जो कमांडर कहलाते हैं, वो अपने को पायलट से पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, उसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो ये लगता है कि कैप्टन या को पायलट की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो खुद ही समझे नहीं कि कैसे हुआ। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है, और ये अगर पहले भी हो चुका हो और हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में कि और किसी एयरक्राफ्ट में कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बोइंग की एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में 2 एक्सीडेंट्स हुए इसी पे। टेक ऑफ के बाद एकदम से वो उड़ नहीं सके, वो पानी में, एक तो पानी में गिरा, एक से जमीन पे गिरे, और उसमें मृत्यु बहुतों की हुई। तो उसमें भी यही हुआ है कि उन्होंने कुछ नई चीजें लाए थे, जो मैक्स वैरायटी इनकी थी, और उसका उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी पायलट्स को, और उसमें कुछ थ्रस्ट का प्रॉब्लम था, जिससे वो चढ़ने के बाद बम से नीचे आते हैं, और उसके लिए कुछ करना पड़ता है पायलट को, जब पायलट को पता ही नहीं था। और मैनुअल भेज दिया था उन्होंने कि भैया आप पढ़ लीजिए और कर दीजिएगा। तो ट्रेनिंग में उन्होंने खुद पैसा बचाया, क्योंकि ट्रेनिंग का काफी खर्चा होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। दूसरा, इसी कंपनी में अभी 2 विसल ब्लोअर, 2 वहां के अपने ऑफिसर जो विसल ब्लोअर कहलाते हैं, इन्होंने कहा है कि ये कंपनी तो सेफ्टी पे पैसा बचा रही है, अब इनके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको नहीं फॉलो कर रही है, और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई प्रॉफिट दिखाओ। इसलिए ये यूएस कांग्रेस ने भी इन्वेस्टिगेट किया इसको बड़ी जोरों से। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है, एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है। वे भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना चाहते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि कोई और भारत में सत्ता में आए। जो आधार कार्ड को नहीं, उन्हें माना नहीं। मैं वकील हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी चर्चा होगी। 28 जुलाई को इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मेरे ख्याल 25 जुलाई तक 4 हफ्ते खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो जारी किया जाएगा। तो 28 डेट लगी है। तो कोर्ट ने ये उनको सलाह दी है कि आप आधार कार्ड और जो एपिक कार्ड है और राशन कार्ड है, ये तीनों जो दस्तावेज हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इनको भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि लगभग 86% 7% लोग जो हैं बिहार के, उनके पास आधार कार्ड है।
तो ये उन्होंने सुझाव दिया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन बताएगी भाई हम क्यों नहीं इनको मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके बाद बहस होगी। ये तो मोदी जी भी नहीं मानते थे। अरे मोदी जी ने शुरू में ही जब आधार कार्ड की चर्चा हो रही थी, हम लाना चाहते थे, मोदी जी ने खुद कहा कि मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। तो ये सब तो फालतू बातें हैं। असल बात मैं आपको बताता हूं, वो भी राजनीतिक बात है, वो मैं कोई लीगल बात नहीं करूंगा। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो। ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जो आम आदमी है उसके पास, उसको ये नहीं मालूम, मैं अपनी बात ही बता दूं, मुझे ये नहीं मालूम, मेरे पास कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट का कथित तौर से नोटों से भरे बैग के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया। इसे लेकर अब खुद संजय शिरसाट ने सफाई दी है। अब इस बारे में शिवसेना के यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान सामने आया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है वो। जिस प्रकार वो वीडियो सामने आया है, पूरा महाराष्ट्र एक प्रकार से विचलित है, दुखी है कि ऐसे एक विधायक जिनको हम जनता की सेवा करने के लिए चुनते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। एक बैग रखा है जिसमें करोड़ों या लाखों रुपए कैश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध करता है तो सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। कोई विरोधी पक्ष का नेता अगर रहे, उसके पास अगर इतने पैसे पकड़े जाएं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स न जाने कौन कौन आकर इंक्वायरी शुरू कर देगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, घंटों पूछताछ होगी। लेकिन संजय शिरसाट से न कोई पूछताछ हो रही है। वो पैसा किसका है, वो क्या विषय है, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि जो महाराष्ट्र में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50 करोड़ और बिल्कुल एकदम ओके, तो ये करोड़ों की सरकार है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है, लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है। जवाब कौन देगा कि ये पैसे किसके हैं? और खबरें ये भी हैं कि कुछ ही दिन पहले अभी इनकम टैक्स की नोटिसेज भी इन लोगों को आ रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इनके पैसे हैं, किसके पैसे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे हैं, विधायक तक कैसे पहुंचे, वीडियो किसने डाला, पूरी अंतरकलह की सरकार नजर आ रही है। एक सर्कस चल रहा है। कोई विधायक किसी को खुलेआम बॉक्सिंग मार रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी एनसी की जा रही है। यही आम जनमानस अगर कहीं लड़ाई करता है तो बाकायदे एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाती है, कोर्ट से बेल होता है। लेकिन जब विधायक करे तो उस पर कोई जानकारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो महाराष्ट्र में इस समय महायुति की महाभ्रष्ट सरकार काम कर रही है, लोग परेशान हैं, लोग इससे निजात पाना चाहते हैं। हम विपक्ष में हैं तो हम सरकार से यही सवाल करेंगे कि आप अपने विधायकों पर कार्रवाई कब करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिंगापुर में सीडीएस के बयान से पता चलता है कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानियों द्वारा मारे गए लोगों का क्या, हमें अपने सशस्त्र बलों के सटीक हमले पर गर्व है, लेकिन अजहर, हाफिज सईद जैसे खुलेआम घूम रहे आतंकवादियों का क्या? क्या भाजपा सरकार में कोई मुखबिर है जिसने पाकिस्तान को हमलों की जानकारी दी? डोभाल को विदेश मंत्री पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। बात बिगड़ रही तो अब सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी मोदी को बचाने निकल पड़े। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। सिंगापुर में जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयान है कि शुरुआती, वो क्या है? मिलिट्री अटैची का बयान है जो साफ साफ कहते हैं हमें नुकसान उठाना पड़ा। और तीसरा वो तस्वीरें, कांच तो नहीं टूटा, वो तस्वीरें जहां 21 आप मानते हैं पाकिस्तान की सेना की वजह से मारे गए, और हम लोगों का कहना है स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा लोग मारे गए। पर बात तो एक है जो बहुत माकूल है और मैं जानना चाहता हूं।
हमें अपने जवानों पे गर्व है, उनके शौर्य पे गर्व है, सटीक निशानेबाजी पे गर्व है। आतंकवादी ठिकाने तो नष्ट हुए, पर ये आतंकवादी कैसे टहल रहे हैं। अजहर, हाफिज, जितने बड़े आतंकवादी थे वो सब कौन? क्या आपकी सरकार में कोई खलनायक बैठा है, इन्फॉर्मर बैठा है, जिसने अटैक के पहले सूचना दे दी थी कि हम हमला करने जा रहे हैं और इसी वजह से ये आतंकी बच गए? डोभाल जी, जरा अपने उस विदेश मंत्री पर भी कुछ रोशनी डालिए। वडोदरा के मुकेश माहेश्वरी, जिन्होंने 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया, उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा खो दिया। मुझे बस इतना पता है कि इस दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो दुर्घटना बनी है उसमें मेरा लड़का था। आज 1 महीना हो गया और जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचे। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता। क्या नाम था उनका और कितने साल से वो लंदन में थे? मेरे लड़के का नाम भाविक महेश्वरी था। वो पिछले 5 साल से लंदन रहता था। क्या आपकी मांग है? क्या क्या स्पष्टता होनी चाहिए? बस हम तो एक ही कहते हैं कि इसकी जो भी जांच हो निष्पक्ष हो और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। बस हम और कुछ नहीं चाहते। हमारा का जो खोना था वो तो हमने तो खो लिया, पर हमारा तो एक ही है कि ऐसी लापरवाही हो कि और किसी की जान न जाए। हमारा एक ही कहना है, और कुछ। सरकार की तरफ का जो है आपके साथ कैसा है? उन्होंने किस तरह आपको कांटेक्ट किया? नहीं, सरकार का तो है भैया, उस बात में तो हम मानते हैं कि उनकी बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स हर तरीके से। अभी भी कुछ पूछते हैं तो अभी जवाब सब सही देते हैं। गुरुग्राम की राधिका यादव का नाम एक युवक से भी जोड़ा जा रहा है, जो कि इन दिनों विदेश में रह रहा है। यही युवक राधिका के साथ फिल्माए गए गीत में भी दिख रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के साथ युवक ने 3 मिनट का गाना शूट किया था। उधर युवक ने ये बात साफ की है कि उसका नाम राधिका के साथ जोड़ा जाना गलत है, क्योंकि वो सिर्फ राधिका से 2 बार ही मिला है। 4 से 5 घंटे शूट चला था। नोएडा में हमने शूट किया था। 11 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन। तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था? फादर, मदर या फिर राधिका की, हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ, बिल्कुल। कि वो शूटिंग करने जा क्योंकि वहां पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था। मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो हैं, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइए। बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं मैंने काफ़ी लोग देखे, हर किसी को शायद ये लगता है कि वो अपने फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका ये भी कहना था कि लाइक हमारा तो हम टेनिस खेलते हैं और जो हमारा
टेनिस लीग भी हुआ था, वहां भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था राधिका। ओडिशा के भुवनेश्वर में संविधान बचाओ रैली में लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 28 जून 2025 को उद्योगपति गौतम अडानी और उनके परिवार के लिए रथ रोके गए। उन्होंने दावा किया कि ये ओडिशा की भाजपा सरकार पर कॉरपोरेट नियंत्रण को दर्शाता है। एक ड्रामा होता है वाली उनकी टिप्पणी अब वायरल हो रही है। अडानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाता है, और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अडानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई लोकतंत्र की जीत है। अभी सबने देखा कि राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन पटना में उतरा और बिहार को बंद कर दिया, जिससे लोग सड़कों पर आए। इससे चुनाव आयोग पर पूरी तरह से लोकतंत्र का दबाव बन रहा है। ये पहले कह रहे थे कि कागज दिखाइए, और अब कह रहे हैं कि कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो लोकतंत्र की जीत है। अभी आपने देखा श्री राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो पटना में उतरा, बिहार को बंद कर किया, लोग सड़कों पर आए, जिससे चुनाव आयोग पर पूरी तरह से लोकतंत्र का एक दबाव बन रहा है कि आप केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं कर सकते। पहले कह रहे थे कागज दिखाइए, अब कह रहे कागज दिखाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल इंडिया अलायंस और लोकतंत्र की, बिहार के लोगों की जीत है। दूसरा, ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र नहीं मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों मान्य नहीं होगा, जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट में, और ये तीनों मान्य होंगे। और हम लोगों का, खासतौर से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी वोटर है, उसे किसी कीमत पे उसका वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे, वोट कटने नहीं देंगे। इसी साजिश के तहत भाजपा ने चुनाव आयोग को हथकंडा बनाकर ये खेल रचा है, जिसमें वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं। हमें पूरा न्याय प्रणाली पर विश्वास है, फैसला लोकतंत्र के। दिल्ली के वेलकम इलाके में आज 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे के नीचे 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर ये इमारत गिरी है। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गनीमत ये रही कि अब तक जानहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। सुबह करीब 7:15 साढ़े 7 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को भी थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है, और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अब उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, कितने लोग अंदर दबे होने का संख्या? 3 या 4 आदमी अभी दबे हो सकते हैं। सर, जो निकाला है उनको कैसी हालत है उनकी? अभी ठीक है, अभी तक रिपोर्ट के हिसाब से ठीक हालत है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पुनरीक्षण को असंभव करार दिया है। गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीतीश कुमार को आगे रखकर सरकार चला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उनके खुद के सांसदों को भी अंदर ही अंदर तोड़ लिया है। क्योंकि जो गवर्नेंस चली है, नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका नाम आगे रख करके गवर्नेंस चलाई है बीजेपी ने, सबको मालूम है। बल्कि बीजेपी ने उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट को जो है अंदर से अंदर तोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आता है। तो पूरा माहौल ऐसा रहा पिछले 2-2.5 साल से, तो कि जिससे गवर्नेंस में बहुत बाधाएं आई, लोग दुखी हो गए। इसीलिए आप देख रहे हो इंडिया गठबंधन जैसे पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने 5-6 रैलियां कर ली, वहां पर 5-6 रैली कर ली। पर जैसे राहुल गांधी जी और
तेजस्वी जी और जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कैंपेन शुरू किया तो जनता का माहौल एकदम ओपन हो गया, मतलब एक बदलाव हो गया। तो जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसे लगता है कि लोग अंदर ही अंदर लोग दुखी थे और वो दुख उनका बाहर आ रहा है और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन रहा। मैं गया था पटना, मैंने देखा वहाँ बात की मीडिया वालों से भी सबसे, तो लगा मुझे कि इस बार बदलाव हो सकता है। बदलाव होना आवश्यक भी है, देश हित के अंदर भी है कि जो हालात बन गए महाराष्ट्र के अंदर, जिस प्रकार राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, आर्टिकल लिखा है, और बिहार में जो FIR करने की शुरुआत करी, एक मजाक बन गया है पूरे देश के अंदर। क्या मजाक है कि आप इलेक्शन कमीशन 1 महीना पहले FIR शुरू कर दे, जहाँ लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग जो है उनका आप सर्वे कर रहे हो, जो असंभव है। असंभव काम आप कर रहे हो पब्लिक को नाम काटने का। नाम जोड़ने का करता लोग फिर भी सहन कर लेते। नाम जिनके हैं 10 चुनाव में वोट दे चुके हैं, 10 चुनाव में, उनके नाम को आप उनके माता पिता का और सब बातें लंबी चौड़ी पूछी गई है। इजराइल और ईरान के बीच अभी तक सब कुछ सामान्य नहीं हो सका है। अमेरिका से लौटे नेतन्याहू की नई धमकी तो कम से कम यही इशारा कर रही है। नेतन्याहू ने खामनेई को अगले 2 महीने में अमेरिका से डील करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस चेतावनी के साथ ही अगर डील नहीं हुई तो इजराइल और अमेरिका ईरान का वो हश्र करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तो अब सवाल यही है कि 2 महीने के बाद क्या होने जा रहा है। ईरान का एटमी मिशन कैसे रुकेगा? नेतन्याहू और ट्रंप के सामने इस वक्त यही प्रश्न है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बातचीत से रोकेगा या फिर इजराइल और अमेरिका हमला कर उसके संवर्धित यूरेनियम का खात्मा करेंगे? इस समय पूरी दुनिया में इसी पर चर्चा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी दौरा पूरा कर तेल अवीव लौट आए हैं। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दे दी है। नेतन्याहू ने ईरान को 11 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। 60 दिन में अमेरिका से ईरान को डील करना है। इससे पहले अपनी न्यूक्लियर क्षमता को भी ख़त्म करना है। अगर 60 दिनों में ईरान समझौता नहीं करता है तो इजराइल अपना तरीका अपनाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और अरब के समीकरण को नहीं बदलने देंगे। ईरान को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर गलती की है। ईरान अब बातचीत की टेबल पर तभी आएगा जब अमेरिका अपनी गलती मानेगा। अमेरिका न सिर्फ ईरान से माफ़ी मांगे बल्कि उसके हमले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दे। ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इन शर्तों को मानेगा। ऐसे में ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। अमेरिका और ईरान में डील नहीं होगी तो सवाल यही है कि अगर 2 महीने के अंदर ईरान ने समझौता नहीं किया तो ईरानी एटमी मिशन के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।